Hello student, how are you? Hello, ma'am. We are fine, Hello, ma'am. And ma'am. what We are about fine, you? ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the exercise of chapter number 3. तो आप अभी हम सभी ने जो चैप्टर पढ़ा है ना दिल्ली सल्तनत के बारे में, आज हम सभी को उस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है. Yes, ma'am. इस बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? Yes, who tell the answer of this question? Yes, Pita, show me your hand. Yes, Ratnesh. Ma'am, Anangapala was the first king who established his capital at Delhi. Very good. एंड बेटा एक चीज आपको और भी बतानी है कि जो अनंगपाल थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मैम तोमारा राजपूत. यस, तोमर डायनेस्टी. तो इनकी तोमर डायनेस्टी थी, तो आपको बताना है तोमर डायनेस्टी. द अनंगपाल रिलेटेड फ्रॉम तोमर डायनेस्टी एंड वाज द फर्स्ट रूलर who established his capital at Delhi. Okay. चलिए Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन करना है. व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान? यस, who tell the answer of this question? Yes, Gaurav, now you tell beta. Yes, ma'am. Ma'am, the language of administration under the Delhi Sultanate was Persian. Yes, Prachi, now you tell beta. What was the language of administration under the Delhi Sultan? Ma'am, Persian was the language of administration under this Delhi Sultan. वेरी गुड. तो पारसियन जिसे कि हिंदी में फारसी कहा जाता है, तो ये वो लैंग्वेज थी जो दिल्ली सुल्तान फॉलो करते थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. In whose region did the Sultanate reach its farthest extent? Yes, who tell the answer of this question? Yes, Muskan. Ma'am, Muhammad Tughlaq's regions, the Sultanate reached its farthest extent. Yes, बेटा वेरी गुड. लेकिन हम एक नाम को भूल जा रहे हैं अभी, अलाउद्दीन खिलजी. तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद Yes, तुगलक, ma'am. तो ये इन दोनों के ही टाइम पे, तो मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी का जो रीजन था, इनके टाइम पे जो सल्तनत है वो फार्देस्ट एक्सटेंट पे, यानी कि बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंची थी दिल्ली सल्तनत. ओके मुस्कान, बेटा दोनों का नाम लिखना है. Yes, ma'am. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? Yes, Prachi, now you tell. Ma'am, Ibn Battuta traveled to India from Morocco, a country in North India. वेरी गुड. तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था इंडिया में. चलिए तो अभी फिलहाल ये हमारे शॉर्ट आंसर से, वेरी शॉर्ट आंसर, जिनके बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं. अब हमारे लॉन्ग आंसर स्टार्ट होते हैं और इनके आंसर आपको डिटेल में लिखने हैं. चलिए तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ये हमें क्योंकि लेट्स रिकॉल ओनली याद करना था, अब हमें यहाँ पर है लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग क्या समझे चैप्टर पढ़ने के बाद. चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? तो अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, मिलिट्री कमांडर्स के लिए, जो सेनापति थे उनके लिए किसानों के बारे में ध्यान रखना क्यों जरूरी था? Yes, who tell the answer of this question? Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, according to the circle of justice, it was the important for military commander to keep the interest of the peasantry in mind because the salary of the military was given when the revenue was collected from the
peasants, and the peasants who were rich, they gives the revenue, so they keep in their mind for the peasants. ओके, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम लोग। What is meant by the internal and external frontier of the Sultanate? Yes, internal frontier and external frontier दोनों का क्या मतलब है? Yes, Ratnesh. Ma'am, internal frontiers of Sultanate include, ma'am, hinterlands of the garrison towns and Ganga Yamuna Doab. Ma'am, external frontiers of Sultanate include, ma'am, unconquered areas of southern India. यस रत्नेश बेटा, आप एक वर्ड को गलत प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। सल्तनत है बेटा, वो सल्तनत लिखा हुआ है। ओके, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं आप, ये सल्तनत लिखा हुआ है। Yes, तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है ना, दिल्ली सल्तनत के किंग्स के, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के बारे में पढ़ा है। चलिए, तो यस एंड वो टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेम इसी क्वेश्चन का आंसर। यस रत्नेश, तुम बिल्कुल ठीक बताया था। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, internal frontiers of the Sultanate consisted of hinterland of the garrison's town. During this campaign, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter-gatherers and pastoralists expelled from their habitats. And in the external frontiers, the unconquered territories, especially the southern part of the subcontinent, and military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and ended with the reign of Muhammad Tughlaq. वेरी गुड मुस्कान। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कहाँ पर दिया हुआ है। हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन। हीरा, the Sultanate seldom the hinterland of its city and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies। फिलहाल हमें hinterland देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। hinterland क्या थी? ये थे internal frontier, the land adjacent to a city or part that supply it with goods and service। तो ये वो लैंड थे जो सिटी से लगभग जुड़े हुए थे, और यहाँ से सारी चीजें, गुड्स वगैरह जो भी सामान होता था, सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। एंड गैरिसन टाउन, ये है फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये बनवाया था फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर दैट मींस कि गैरिसन टाउन उसी से रिलेटेड है, गैरिसन टाउन। और ये किस लिए बनाया गया था? फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स को सेटलमेंट करने के लिए, सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी जगह, एक पर्टिकुलर जगह बनाने के लिए, ताकि वो लोग ट्रेंड हो सके, तैयार हो सके। ओके, देखिए अब इंटरनल फ्रंटियर आपको यहाँ पर बताया हुआ है। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपैरिजन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। एंड इसके लिए क्या क्या किया गया था? ड्यूरिंग दिस कैंपेन, इस अभियान को चलाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया था? सबसे पहले फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब। तो गंगा यमुना दोआब के आसपास की जमीन को क्लियर किया गया था। एंड गैदरर्स, पास्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। एंड जितने भी हंटर गैदरर्स थे, जो भी पास्टोरलिस्ट थे, जो भी मतलब अपने जानवरों को चराते थे, इन सभी को इनके हैबिटेट से एक्सपेल कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है। external frontier of the Sultanate, military expedition into southern India starting during the reign of Alauddin Khilji and culminated with the Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metal. Okay? तो जब आप इंटरनल फ्रंटियर के बारे में लिखेंगे, आपको हिंटरलैंड भी बताना पड़ेगा। एंड जब आप एक्सटर्नल फ्रंटियर के बारे में बताएंगे, तो उसमें आपको गैरिसन टाउन के बारे में जिक्र करना है, गैरिसन टाउन के बारे में बताना है। ओके, चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा,
Question number 7. What were the steps taken to ensure the muftis perform their duties, and why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? चलिए, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे ताकि मुफ्तीज जो हैं वो अपनी ड्यूटीज को एंश्योर, दैट मीन्स कि मुफ्तीज अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह करें, कोई धोखेबाजी जालसाजी ना करे। एंड आपको क्या लगता है कि जो सुल्तान थे उन्होंने ये ऑर्डर्स क्यों लगाए गए होंगे, क्या रहा होगा उनके माइंड में? दैट मीन्स सबसे पहले आपको ये बताना है कि मुफ्तीज के लिए किस प्रकार के नियम बनाए गए थे, एंड फिर उसके बाद ये बताना है कि सुल्तान ने क्या सोच करके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे। यस, वू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस गौरव, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. But to ensure the Muktis performed their duties, their officers were made inheritable, and they choose the iktas for not long time for their works, and I think that they may have wanted to defy the orders of the sultans because the iktas didn't like their served didn't did not like the works of the or the sultans that they severely were used. Okay beta, very good. Yes Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, the step taken to ensure that the Muktis performed their duty was, ma'am, there was an accountant who take care on the work of the Muktis in their iktaj, and the king, I think the king have wanted to defy the order of the sultan because they sometimes were not honest, so they collect the revenue more than the fixed. Very good. Yes Muskan, now you tell. Ma'am, the steps that were taken to ensure that Muktis performed their duties was that that they lead military campaigns and maintain law and order in their iktis. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignment as salaries, and I think the Muktis might have wanted to defy the orders of the sultans because of the harsh conditions imposed by them and by the sultans. Okay, very good. Yes Prachi, now you tell beta. And the step taken to ensure that Mukti performed their duties, the accountant were appointed by the state to check the amount of revenue collected by. The care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and not more than that. It was also taken care that he kept only the required number of soldiers. Okay, very good. चलिए, तो अभी हमें यहाँ पर ये रहा हमारा पैराग्राफ, इसमें हमने इक्ता एंड मुफ्तीज के बारे में पढ़ा था। तो द ड्यूटी ऑफ द मुफ्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कंपेशन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। तो सबसे पहले तो इनकी ड्यूटी क्या थी कि मिलिट्री, ये सैनिक अभियान को बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर अपने एरिया में फॉलो करें, और इसके बदले में, यानी कि वो मिलिट्री सर्विस के बदले में मुफ्तीज जो हैं ये कोई सैलरी नहीं लेते थे सुल्तान से, टैक्स कलेक्शन जो होता था वही लेते थे। एंड अब आगे क्या हुआ, जो सुल्तान थे उन्होंने इन्हें सारी पावर दे दी, ये भी कह दिया था कि टैक्स कलेक्शन भी आप ही को करना है। तो अब सुल्तान के माइंड में क्वेश्चन ये आ गया था कि ये ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाला टाइम में ये लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया था मुफ्तीज के लिए, मतलब ये जो राजा ने रूल्स बनाए थे, तो रूल्स क्या बनाए थे राजा ने कि कोई ये इनहेरिटेबल नहीं होगा, दैट मीन्स कि जो मुफ्ती की पोस्ट है वो इनहेरिटेबल, वंश पर आधारित नहीं होगी। यानी कि जो मुफ्तीज हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उसके किसी भी वंशज को ही, उसके बेटे को या फिर उसके किसी और वंशज को ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, और इसलिए
ये मतलब इसलिए ये खतरा बच जाता था कि कोई वंश अगर कि कोई मुक्ति बन गया, तो अगर ये डिसाइड होता कि उसके आने वाले वंशज ही बनेंगे, तब तो जरूर यहाँ पर धोखाधड़ी शुरू हो जाती, क्योंकि कोई एक जो फैमिली थी, जिस वंश के लोग मुक्ति बनते, वो तो ज्यादा ही पावरफुल हो जाते, वो दूसरे लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर देते। तो इसलिए राजा ने यहाँ पर माइंड लगाया था, रूलर ने, दिल्ली सल्तनत Yes, ने, ma'am. क्योंकि अगर ये अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये वंश पे आधारित होता, इनहेरिटेबल सिस्टम होता, तो क्या होता, यहाँ पर बहुत सारी धोखाधड़ी हो जाती। और इसीलिए राजा ने ये प्रोसेस रखा था कि ये इनहेरिटेबल नहीं था, ये चेंज होता रहता था। एंड जब कोई नया रूलर बनता था, तो वो अपने साथ क्या करता था, वो नए बना देता था, पुराने वाले को सभी को डिस्प्लेस कर देता था। ये भी पढ़ा था ना हमने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। What was the impact of the Mongol invasion on the Delhi Sultanate? Yes, who tell the answer of this question? What was the impact of Mongol invasion on the Delhi Sultanate? Yes, Muskan? Ma'am, the impact of the Mongol invasions on the Delhi Sultanate was that both Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq raised large standing armies against the Mongol, and Alauddin constructed a new garrison town named Siri for their soldiers, while Muhammad Tughlaq emptied Delhi-i-Khuna for the of the residents and soldiers garrisons there, and in order to feed the soldiers, large taxes were imposed by the farmers. Okay, चलिए yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, the Mongols attack on the Delhi Sultanate first in the period of the Alauddin Khalji, but they were defeated by them. And after that, they also attacked in the period of that Muhammad Tughlaq, but in the first time, Muhammad Tughlaq defeated them, and they feel overconfident. Then he planned to make his army large, but he was in this plan he was failure, and that after that Mongols attacked again and got success and make their empire in the Delhi. Okay, very good. Yes, Prachi, now you tell. Yes, ma'am. Mongol attack on the Delhi Sultan increased during the reign of Alauddin Khalji and in the early year of Muhammad Tughlaq rule. Both Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq were constructed a new garrison town for their soldiers and collected taxes from land between the Ganga and Yamuna to keep the soldier fed. Alauddin chose to pay his soldier in cash rather than iktas, whereas Muhammad Tughlaq used to take in currency made out of cheap metals. ओके, वेरी गुड। चलिए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इसका क्या प्रभाव पड़ा था दिल्ली सल्तनत पे, ये फिलहाल हमें इस पैराग्राफ में दिया ही है, जहां पर अभी हमने इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की थी। तो इन दोनों ने क्या किया था, सबसे पहले तो एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की, एक स्थायी सेना, अपने लिए एक ऐसी सेना तैयार की जो हमेशा ही जब जरूरत पड़े तब लड़ने के लिए तैयार रहे। एंड इसके अलावा क्या किया गया था, दोनों ने ही गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट कराया था। फिलहाल मोहम्मद तुगलक ने नहीं कराया था, लेकिन उसने अपने एरिया को जो उसने खाली करवाया था, उसको उसने गैरिसन टाउन का ही नाम दिया था। एंड इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस भी लगा दिए गए थे लोगों पे। एंड जो एक सब लास्ट जो एक और इफेक्ट पड़ा है, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अपने अंपायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि वो सेल्फ डिफेंस की लड़ाई लड़ रहे थे,
अपनी रक्षा के लिए, अपने एम्पायर की रक्षा के लिए। लेकिन मोहम्मद तुगलक किस लिए फाइट कर रहे थे, पता है ना आपको? Yes, यस, ma'am. मोहम्मद तुगलक भी सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे। नो। यस मुस्कान, No, किस ma'am. लिए लड़ाई कर रहे थे मोहम्मद तुगलक? अभिषेक। यस, Yes, ma'am. Ma'am, for make their empire large. फॉर मेक देयर एम्पायर लार्ज। एंड ये अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, जब स्टार्टिंग में इन्होंने मंगोल्स को हरा दिया, उसके बाद भी इन्होंने एक सेना तैयार की मोहम्मद तुगलक ने। और वो इसलिए सेना तैयार Yes, कर रहे ma'am. थे कि अब हमें मंगोल पे अटैक करना है, भले ही वो हमारे पास ना आए, हमें उन पे अटैक करके उन्हें हरा देना है, भगा देना है यहाँ से। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लेंगे सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक यही आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एंड जो ये वाले क्वेश्चन है ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं करने। ओके, Yes, 9, ma'am. 10, 11 एंड 12। Yes, ma'am. लेकिन हमें डिस्कस करना है, ये चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तवारिक वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन? Yes, who tell the answer of this question? Yes, Gaurav? Yes, ma'am. Ma'am, I think the author of Tariq would not provide information about the lives of ordinary men and women because they writes the author of Tariq writes about the kings because they gives rewards to them of by to to give to by giving of the information about the kings not on and ordinary men and women didn't give any rewards to the author of the Tariq, so they didn't written about the ordinary men and women's lives. Very good, Gaurav. बहुत अच्छा आपने आंसर बताया। Very good. Yes, Abhishek. Now you tell. आपको क्या लगता है? What was the reason behind it? Yes, ma'am. I think the author of Tawariq would not provide information about the lives of the ordinary men and women because they get reward when they write about the authors, and the ordinary men and women had doesn't any power, so their about their lives were not written. And they also provide information about architects, inscriptions, and other many histories. Very good. चलिए, तो ये जो तवारीख के जो लेखक हैं, जो इसके राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, ये लोग हमें ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के बारे में डिटेल क्यों नहीं देते? तो इसके पीछे एक रीजन एक और है कि ये लोग जो हैं बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते थे। अब हमने पढ़ा था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, Yes, ma'am. जितने भी लोग yes, तवारीख ma'am. के जो ऑथर्स हैं तवारीख के, वो बहुत ही ज्यादा स्कॉलर्स थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। एंड इसी वजह से ये लोग मतलब ये इन लोगों को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी राजा के मतलब टेम्पल में, जहाँ पर जिस रूलर्स के पास ये लोग रहते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। और यही कारण है कि ये लोग महलों में ही रहते थे। ये कभी भी निकल के आम जनता के पास, ऑर्डिनरी पीपल के पास तो जाते ही नहीं थे। और अगर किसी को भी ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के बारे में लिखना है तो उनके साथ रहना जरूरी है। तो जब तवारीख के ऑथर्स उनके साथ रहे ही नहीं तो उन्होंने क्या देखा फिर उनकी लाइफ के बारे में? और यही कारण है कि इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के बारे में। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। यस, रजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? यस अनुराग, नाउ यू टेल। यस अनुराग, आपसे पूछा है ना, दिल्ली सल्तनत में जो रजिया सुल्तान थी वो एक बहुत ही यूनिक थी,
लेकिन वो आज की तरह थी, हम मतलब जैसे आज की लेडीज हैं। तो आप मतलब अब आपको ये बताना है, डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? क्या आज जो वुमेन लीडर हैं, जो महिला नेता हैं, उनको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है? Ma'am, Razia Sultan was unique in the history of Delhi Sultanate. The women leaders are not accepted more than in this time. More easily in this एंड time. अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, आज की, तो आज क्या होता है? क्या आज भी सिचुएशन पहले की ही तरह है? Yeah, no, ma'am. नो। Ma'am, everyone. यस मुस्कान, नाउ यू can- टेल। Ma'am, Razia Sultan was unique in the history of Delhi Sultanate because she was more able than their brothers for as the rulers. I think the women leaders are accepted more rapidly today because our country is not discriminating on the gender. Either they are men or women. They have equal right for any business. यस, वेरी गुड। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। अभिषेक बेटा, माइक ऑफ है आपका। Ma'am, Razia Sultan was unique in the history of Delhi Sultanate, and I think women leaders are accepted more readily today because they have talent, more talent and intelligence from others, and they are able for that. And according to our constitution, men and women are have equal rights for anything. ओके, यस गौरव, नाउ यू टेल बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, Razia Sultan was unique in his history of the Delhi Sultanate. I think that women leaders are accepted more readily today because the spreadation of education today, the women have getted the potential more than potential of the men's. So in not the cities but in the villages there is very respect to the women, and there have elected the women sarpanch and councillors in the villages. ओके, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 11 पे। Why were the Delhi Sultan interested in cutting down forests? Does depreciation occur more the same reasons today? Yes, Rajneesh, now you tell. Ma'am, the Delhi Sultanate interested in cutting down forest to give lands to the peasants and carry out agricultural practices. Ma'am, but in today's in the world, deforestation occurs due to the construction of roads, railways, houses, and industries. Okay, beta, very good. Yes, Gaurav, now you tell. Yes, Gaurav. Yes, ma'am. Yes, ma'am. When the Delhi Sultanate was interested in cutting down the forest to give the lands, to the peasants and to encourage them. And no, deforestation occur the same reason today because there is very there are very people who plants more trees, and some cut to make some vegetables, and farmers grows some vegetables on 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 the today.
Okay, very good. Yes, Muskan, now you tell. Ma'am, the Delhi Sultans interested in cutting down forest because they wanted to encourage agriculture on the land, and they also wanted to cut down forest for creating protected territories against enemies. But but today the road these but today's the deforestation occur on the same time today's for creation of roads and railway lines. Okay, very good. Yes, Anurag, now you tell. Yes, Anurag. Yes, Prachi, now you tell. And the Delhi Sultan interest in cutting down forest, the land give the peasant to grow the crops, but in this time the deforestation occur for the same reason today and constructed to the road and railway lines. ओके वेरी गुड. चलिए तो बेटा आप सभी ने फिलहाल बहुत अच्छा आंसर बताया. एंड मुस्कान ने एक टॉपिक जो अभी अपने आंसर में एक पॉइंट ऐड किया है, फ्रॉम प्रोटेक्ट एनिमीज. अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी दिल्ली सल्तनत के किंग्स जंगलों को साफ करवाते थे. क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया था बीच में जिसमें ma'am. बताया था कि बहुत ये रहा इब्न बतूता ने लिखा है यहाँ पर कि जो बहुत सारे जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट जो रूलर थे, जो लोग जंगलों में रहते थे, और जंगल जो है वो इस टाइप के थे, वहां पर ऐसी क्वालिटी थी कि वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे. तो अगर दिल्ली सल्तनत के किंग्स को अपने अंपायर को बढ़ाना था, उसे डिक्रीज करना था, तो उन्हें सबसे पहले तो इन जंगलों को साफ करवाना बहुत जरूरी था. क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर बैम्बू ग्रोव्स थे, बांसों का इतना ज्यादा सा झुरमुट था, बहुत सारे ऐसे बैम्बूज आपस में इंटरेक्ट करते थे, इंटरवाइंड थे, आपस में एक दूसरे से अटैच थे, और ये इतने ज्यादा घने हो जाते थे कि यहाँ पर कोई अटैक ही नहीं कर पाता था, भले ही वो लोग फायर वगैरह कुछ भी यूज करें, इस पे कुछ भी असर नहीं होता था. और यही कारण था कि यहाँ पर जो लोग रूल कर रहे थे वो एज इट इज बने हुए थे. तो दिल्ली सल्तनत को अंपायर अपने 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 अंपायर को डिक्रीज अपने अंपायर को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए ऐसे बहुत सारे एरियाज को साफ करवाना पड़ा था. चलिए तो आज का ये हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप सभी कर लेंगे ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यही आपको नोटबुक में करना है, बाकी क्वेश्चन नहीं करने हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी को ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जिन बच्चों ने आंसर नहीं बताए उनसे. यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली. यस अनुराग, नाउ यू टेल बेटा. मैम अनंगापाला. अनंगपाल, वेरी गुड. तो अनंगपाल was the Tomar Rajput who established his capital at Delhi. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, आकृति बताएंगे अब. What was the language of administration under the Delhi Sultan? यस आकृति, कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते थे दिल्ली सुल्तान? मेनली कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते थे वो लोग? यस रत्नेश, नाउ यू टेल बेटा. आकृति ध्यान से सुनेंगे आप. यस रत्नेश. प्राची, नाउ यू टेल बेटा.
Ma'am, Persian was the language of administration of the. आकृति पार्सियन लैंग्वेज यूज करते थे, सुना है आपने? और आप ध्यान से सुना करिए, मैं इसको पहले दोबारा डिस्कस कर रही थी इसे। In whose region did the Sultanate reach its farthest extent? Yes, प्राची, सॉरी, yes, प्राची, आप बताइए बेटा। In whose region did the Sultanate reach its farthest extent? Ma'am, the Sultanate reached the farthest extent in the region of Muhammad Tughlaq or Alauddin Khilji. Okay, very good. चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे। Yes, ma'am. Yes, चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। एंड मैंने आप सभी लोगों को वोकैबुलरी नहीं सेंड करी क्योंकि मुझे पता था आज पूरा टाइम इसी सेशन में लग जाएगा। तो बेटा मैं आपको भी वोकैबुलरी सेंड करती हूँ। आज के होमवर्क में आपको वोकैबुलरी भी करने हैं एंड इसको चैप्टर की एक्सरसाइज भी करनी है। ओके? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, चलिए, फिर ma'am. आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि एयर के बारे में है। ओके? Yes, ma'am. ओके Yes, स्टूडेंट, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. गुड बाय मैम। Ma'am, Ma'am, goodbye. goodbye.